साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक है संविधान का विकास पार्ट 2। चूंकि संविधान के विकास पर पहला क्लास में आपको दे चुका हूं, उस वीडियो को आप पहले देखें और उसको देखने के बाद ही सेकंड वीडियो कंटिन्यू आपको समझ में आएगी। तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर में आपका स्वागत है और चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। आपके स्नेह प्यार की बड़ी जरूरत है। लगातार मैं इस टाइप के क्लासेस आपके लिए डाल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को जो है देख करके और उसका लाभ भी उठाएं। साथियों, इससे पहले जो टॉपिक मैंने समझाया हुआ है उसे समझने में एक बार हाईलाइट्स इसके दे देता हूँ। सबसे पहले बताया था संविधान के विकास में 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की जो महारानी थी, उन्होंने एक राजनीति के द्वारा पूर्वी देशों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया। ईस्ट इंडिया का मतलब था ईस्ट इंडीज माने पूर्व के द्वीपों के लिए, पूर्व के देशों के लिए। तो पूर्वी द्वीपों के लिए जो कंपनी को अधिकार मिला था वो था 31 दिसंबर 16 को महारानी एलिजाबेथ का राजनीतिक। उसके बाद 1726 में भारत के संदर्भ में एक महारानी का राजलेख आया जिसमें लिखा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के गवर्नरों को और उनकी परिषदों को विधि बनाने का अधिकार। इस तरह से ये जो 1726 का एक्ट था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही थी उसके लिए जो उस समय के प्रेसिडेंसी एरिया जो बनाए गए थे उन प्रेसिडेंसी क्षेत्रों के गवर्नर्स को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस पर मैंने लंबे एक डिटेल आपको चर्चा की थी कि 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, यानी इसकी आधारशिला क्या है, ये दोनों युद्ध है। इन युद्धों के बाद ब्रिटिश सरकार ने 10 लाख पाउंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण के रूप में दिया और उससे उनको क्या है, उसके बदले में सरकार ने इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को आपको समझना है कि ये भारत के लिए सबसे पहला संवैधानिक प्रारूप था एक तरह से। यानी ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला संविधान। पहली बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरी बात यानी पदनाम बदल गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बना दी गई। तो बंगाल के जो गवर्नर था उस गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, वो नाम था वारेन हेस्टिंग्स, जिसने 1772 में कलेक्टर का पद भी बनाया। पहला कलेक्टर और सेंडर बनाया गया था। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बड़े चेंजेस जो आए थे उस समय के, एक तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। प्रश्न जैसे आपके लिए आता है, प्रश्न आया था बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रत्यक्ष नियंत्रण कब स्थापित हुआ, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके अलावा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसी तरह के अनेक कार्य इस एक्ट के द्वारा उस पर किए गए थे। अब उसके बाद देखिए 1781 का भी एक एक्ट आया था, सेटलमेंट एक्ट, उसमें एक चेंज किया गया था 1781 का एक्ट और सेटलमेंट एक्ट के नाम से। तो ये चेंज था इसके अंतर्गत। उसके बाद 1784 का प्रेसिडेंट एक्ट, इसके द्वारा 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। द्वैध शासन का मतलब था कि कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिल गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक अधिकार मिल दिए गए। तो दोनों के नियंत्रण क्षेत्र अलग हो गए, इसलिए भारत में क्या हो गया, द्वैध शासन व्यवस्था लागू हो गई। उसके बाद आया 1786 का मैंडिंग एक्ट। ये 1786 का मैंडिंग एक्ट आपको ध्यान देना है क्या है। जैसे 1784 के प्रेसिडेंट एक्ट की बात की, तो 86 में ये एक्ट स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को मनाने के लिए कि आप भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल बनकर जाओ, बंगाल के गवर्नर जनरल बनो, तो उसने कहा कि मुझे जब तक आप अधिकार नहीं दोगे, मैं जैसे चाहता हूं वैसे अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक मैं गवर्नर जनरल बनकर नहीं जाऊंगा। उसके लिए एक्ट लाया गया और गवर्नर जनरल को ही सेना का प्रमुख पद बनाया गया, प्रमुख पद दिया गया। इसके अलावा परिषद द्वारा जारी किए गए या बनाई गई किसी विधि को निरस्त करने या अपने अनुरूप उसे जारी करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। इस तरह 1786 का मैंडेट एक्ट आपका क्या है। उसके बाद आया 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट में जो बात आपको बताई, सबसे पहले तो बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 20 वर्षों के लिए अधिकार दिया। यानी देखा जाए तो ये पहला चार्टर एक्ट, ये क्या है, पहला चार्टर एक्ट है। इसके अंतर्गत तो क्या क्या किया है, इसके अंतर्गत एक तो 20 वर्ष के लिए अधिकार पत्र मिल गया, अधिकार मिल गया इसको कंपनी को भारत में व्यापार करने का, 1793 चार्टर एक्ट, ठीक है ना। और ये जो अधिकार पत्र इसको मिला, इसके अंतर्गत
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों के वेतन भत्तों को भारतीय निधि पर भारित कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या किया है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे 6 सदस्य, उन 6 सदस्यों के वेतन और भत्ते भारतीय निधि पर भारित कर दिए, मैंने आपको बताया। उसके बाद आया आपका 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसको जरा देखिए क्या खास बात है। इस एक्ट की विशेषता ये थी, इस एक्ट में पहली बार देखिए क्या क्या चीजें आ गई हैं, उन पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। भारत में ईसाई मिशनरियों को व्यापार प्रचार की छूट दी थी, धर्म के प्रचार, ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार की छूट दे दी। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान कर दिया गया। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान कर दिया गया, ठीक है ना। इसी तरह से इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके आम ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार की अनुमति दे दी गई। साथ में एक चीज और हुई, यहाँ कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को जस का तस रखा गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, ये 1813 का चार्टर एक्ट जो आया, जिससे तो ईसाइयों को एक प्रश्न आता है, बताइए भारत में ईसा मिशनरी को धर्म के प्रचार की अनुमति पहली बार किस अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई, तो उसका आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। अब यहां तक मैं इस पहले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ये सारी बातें आपकी फर्स्ट लेक्चर में हो चुकी है। तो फर्स्ट लेक्चर का पार्ट यानी फर्स्ट लेक्चर का पार्ट आपका ये हो गया, ठीक। अब सेकंड लेक्चर कहां, यहां से आता है, ये द्वितीय पार्ट में जो आज से स्टार्ट कर रहा हूं, आज के लिए जो आपका है 1833 का चार्टर है। सबसे पहले क्या लिखा, ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा का निर्णायक कदम था। क्या मतलब है इसका, यहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, ब्रिटिश भारत का मतलब हो गया जो ब्रिटेन की उस समय पर जितने भी प्रोविंसेस थे, जितने भी कमिश्नरियां थी, उन सबको एकीकृत करने का काम शुरू हुआ। वो कैसे हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और वो व्यक्ति पहला व्यक्ति कौन था, विलियम बेंटिंग था। विलियम बेंटिंग को क्या बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बनाया गया। इसका मतलब क्या है, जिसमें सभी नागरिकों सैन्य शक्ति नियुक्त थी। दूसरा, विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये रिमार्क करिए, ठीक है ना। बंगाल के अंतिम क्यों, क्योंकि इनके बाद इन्हीं को सीधे क्या कर दिया, भारत का गवर्नर बना दिया गया। तो ये क्या हुआ, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया कि पूरे ब्रिटिश भारत का एक गवर्नर जनरल हो गया, ये भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, अब ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाएगा। उसके बाद एक कंपनी की व्यापारिक शक्तियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। मैंने क्या बोल दिया, लिख दिया, वहां पे क्या था, एकाधिकार समाप्त किया गया था। अब यहाँ कंपनी की व्यापारिक शक्तियों को समाप्त करके उसे विशुद्ध राजनीतिक संस्था बना दिया। क्या कर दिया, विशुद्ध राजनीतिक संस्था बना दिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब प्योर राजनीतिक कार्य करेगी, अब कंपनी व्यापार का काम भारत में नहीं करेगी। इसके अलावा इस एक्ट में और क्या किया गया, संपूर्ण भारत के लिए यहाँ पर देखिए, संपूर्ण भारत के लिए एक बजट का प्रावधान किया गया, एक बजट। और यह बजट ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत का गवर्नर जनरल पेश करता था। तो जो गवर्नर जनरल होता था, वह गवर्नर जनरल जाके वहां बजट प्रस्तुत करता था। इसी अधिनियम में एक प्रारंभ किया गया दास प्रथा के अनुसार। तो दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित, उसके लिए आपने एक नाम सुना होगा, रिचर्ड एलन बरो का। एलन बरो साहब ने 1843 में, जो उस समय के लॉर्ड थे, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। ये रिमार्क करिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ है, 1843 में। किसके द्वारा किया गया, एलन बरो के द्वारा। तो यहाँ पर ये दास प्रथा गैर कानूनी से नहीं मिला। मैकाले की अध्यक्षता में विधि संहिता बनेगी। विधि संहिता का मतलब क्या है, विधि संहिता का मतलब है भारत में चली आ रही रूढ़ियों, परंपराओं, जो हमारे विश्वास थे, जो हमारी धर्म की नीतियां थी, हमारे समाज के संचालन के नियम थे, उन सबको संहिताबद्ध किया गया। और संहिताबद्ध करने के लिए बाकायदा एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड, कहां से आ रही, मैकाले को। तो मैकाले की अध्यक्षता में विधि संहिता का गठन किया गया, उसके लिए आयोग बनाया गया, आयोग का अध्यक्ष इनको बना दिया गया। इसके अलावा कंपनी में जो पदों के लिए व्यवस्था की, कैसी व्यवस्था, यहां पहले समझ लीजिए। पहली बार योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली को लागू करने का प्रयास, यानी कि योग्यता आधारित भर्ती करने का प्रयास पहली बार 1830 के एक्ट में आया। एक बात याद हो जाती है। दूसरा, कंपनी में जो पदों के लिए नियम बनाया गया, उसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत के अधीन, चाहे वो भारतीय हो चाहे ब्रिटिश लोग हों, उनके अंदर योग्यता के आधार पर, उनकी विश्वसनीयता के आधार पर, उनकी जो दक्षता है उसके आधार पर पदों पर भर्ती किया जाएगा। और धर्म, मूल वंश, रंग और जन्म स्थान, 4 बिंदु देखिए। आप कोई धर्म कोई भी बना रहे हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर
जो भी ब्रिटिश के मूल वंशमान हो, ब्रिटेन के हो, भारत के हो, कहीं के भी हो, रंग गोरा या काला हो, जन्म स्थान उनका कहीं भी हो, अर्थात इस आधार पर यानी भारत के लोगों के प्रति इस आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, यानी सबको नौकरी मिलने की यहाँ पर उम्मीद हो गई। तो इस तरह से इस एक्ट में एक चीज और, यहाँ ये जो विलियम बेंटिंग है उन्होंने 1835 में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज क्या किया, यहाँ पे पहला मेडिकल कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज, पहला मेडिकल कॉलेज भी स्टैब्लिश किया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, इसी तरह से विलियम बेंटिंग के द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर, कर्नल स्लीमैन स्लीमैन के साथ मिलकर एक काम किया गया, क्या, ठगी प्रथा का अंत किया गया, ठगी प्रथा का अंत किया गया। इस तरह से खास बात है, जो आप अगर इस जैसे एक्ट को पढ़ रहे हैं तो एक्ट की क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं और उनको कैसे लिंक करना है। आपको लिंक करने के लिए जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा आपको ऐसा लग रहा हो बैलेंस हो गया है, पर बातें देखिए आप, बातें सारी बड़ी महत्वपूर्ण हो रही हैं कि ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर बन गया, इसी से सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। सत्ता केंद्रीकरण इसलिए भी हुआ कि गवर्नर जनरल के अधीन ही मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करके उसमें आर्मी संस्था बना दिया गया। तो इस तरह से आप देखें विधि का संहिताकरण हो गया, भारतीय लोगों के लिए विधि को संहिताकरण कर दिया गया। योग्यता आधार भर्ती प्रणाली के लिए मूल वंश रंग जन्म स्थान के आधार पर भेद रोक दिया गया, भेद नहीं किया जाएगा, केवल योग्यता देखी जाएगी। इसी तरह से ये जो एक्ट है अपने आप में ये केंद्रीकरण को रिप्रेजेंट करता है, भारत में केंद्रीकरण की बात की। अब आगे 1853 का चार्टर है, देखिए आप कहां पर बात की, 1793 का एक चार्टर है, ये दूसरा चार्टर है और ये तीसरा चार्टर है, 33वां, ठीक है, 13, 33, 20 वर्ष है यहाँ 1793, 20 वर्ष ऐड किए तो क्या हो गया, 13 हो गया, फिर 20 वर्ष ऐड किए तो 33 हो गया, अब 20 वर्ष ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 20 वर्ष का अधिकार पत्र यहाँ पर है। तो 1853 के चार्टर एक्ट को एक तो मानिए कि ये अंतिम चार्टर एक्ट था जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में दिया गया, ठीक है, इसको अंतिम इसलिए कहते हैं कि ये चौथा और अंतिम चार्टर एक्ट था। उसके बाद तो भारत परिषद अधिनियम लाए गए, भारत में शासन करने के लिए अधिनियम बनाए गए। अब जरा देखें 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया है, तो एक तो ये बात होगी, दूसरा है ब्रिटिश संसद को किसी भी समय भारत से कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। अब ऐसी स्थिति में यहां से क्या होगा, भारत से ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। दूसरा, कंपनी को अधिकार मिलेगा। तीसरा, निदेशक मंडल। अब निदेशक मंडल देखिए क्या है, यहाँ एक प्रश्न उठता है बार बार, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, ये परिषद 4 सदस्य को क्या थी, वो भारत परिषद बनाई वो क्या थी। तो ये प्रश्न थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, पर ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा अगर व्यवस्थित करके समझते हैं तो समझ लीजिए। कंपनी का जब गठन हुआ था 16 को, तो कुल 72 लोगों ने मिलकर के कंपनी बनाई और 72 लोगों में से जिनका जैसा अनुपात में पैसा लगा था उनको शेयरिंग के आधार पर कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनने का अधिकार दिया गया। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता था, जो कंपनी को ऑपरेट करने का काम करता, उसकी सदस्य संख्या 24 थी और ये 24 सदस्य संख्या लगातार उसी अनुपात में धीरे धीरे कंपनी के मेंबर्स बढ़ते गए और वोटिंग के माध्यम से इन 24 लोगों का चुनाव किया जाता था। जैसे आज हम तमाम तरह के यूएनओ की संस्थाओं में बात करें, आजकल जैसे WHO का चर्चा का विषय है, या WTO की बात कर रहे हैं, या वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, यूएनओ की जितनी सारी संस्थाएं, यूएनओ की महासभा के अध्यक्ष की बात कर लीजिए, आपको कहीं से भी कोई पद लगेगा, महासचिव का चुनाव भी ऐसे होता है। तो बाकायदा वोटिंग के माध्यम से क्या होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव होता। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सदस्य संख्या कितनी थी, 24, तो 24 सदस्य संख्या या घटा करके क्या कर दी गई, 18 कर दी। संख्या को घटा करके निदेशक के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, 18 कर दी गई। और इसमें 6 सदस्य, इन 18 में से 6 सदस्यों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा, ब्रिटिश के राजा द्वारा बाकायदा मनोनीत किया जाता था। और वो मनोनयन के लिए बाकायदा उन्होंने कहा बंगाल से 4 होंगे, मद्रास से होगा, यहां से करके ऐसे 6 सदस्यों को, जो नए लोग थे उनको क्या इसके अंदर, तो यहाँ एक व्यवस्था आ गई कि ये एक प्रक्रिया बन गई, ठीक है। और ये बन गया आपका 1853 का अधिनियम। साथियों 1853 के अधिनियम के बाद आपके लिए यहाँ एक बड़ा परिवर्तन आपको देखना पड़ेगा। वो परिवर्तन है 1857 की क्रांति।
अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 1857 की क्रांति जो है किन कारणों से, 1857 क्रांति के कारण क्या है और उस कारण का फिर परिणाम क्या निकला, भारत को क्या मिला, भारत के संदर्भ में क्या ऐसे बड़े चेंजेस आए जिसके द्वारा, जरा देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, इस कंपनी ने भारत में व्यापार के साथ साथ अपनी राजनीति प्रारंभ कर दी। अब ये व्यापार की जगह पर राजनीतिक संस्था बनी, ये बात अपन ने क्या कर लिया, 1833 राजनीतिक संस्था बन गई। तो भारतीय जनमानस में धीरे धीरे ऐसे कई कारण बने जिनके माध्यम से लोगों के मन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक तंत्र था उसके विरुद्ध आक्रोश पैदा हुआ। इन कारणों में आप देखेंगे तो सबसे पहले जैसे अपन क्रम ले लें तो राजनीतिक कारण, डलहौजी की हड़प नीति या अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण, चाहे तो उत्तराधिकार के अंतर्गत गोद लेने की प्रथा को बंद करना हो या कुशासन का आरोप लगा करके अवध जैसे राज्यों को मिलाना हो, इन तमाम कारणों से भारतीय राजनीति में एक अलग बदलाव आया और जो भारतीय लोग जो परंपरागत रूप से अपने राजे महाराजाओं और उन्हें विश्वास करते थे, उन्हें अपना ईश्वर मानते थे, जब उन्हें लगा कि इनकी सत्ता छिन गई है और उन्होंने नेतृत्व करना शुरू किया तो जनता उनके पीछे हो गई। तो इस तरह से एक राजनीतिक कारण बना जिससे क्या हुआ, विद्रोह की शुरुआत हुई। एक राजनीतिक कारण एक कारण बना। दूसरा कारण देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत आप देखेंगे तमाम तरह की हमारी सामाजिक रूढ़ियां परंपराएं जो चली आ रही थी, चाहे वो बाल विवाह हो चाहे सती प्रथा हो, वो आज की संदर्भ में भले ही बहुत अच्छा काम था, पर उस संदर्भ में, तात्कालिक संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि हमारी परंपराओं को बाहरी कोई व्यक्ति कैसे बदल सकता है। तो उन सामाजिक परंपराओं को जब बदला गया, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे विधवा पुनर्विवाह हो, किसी भी तरह की कोई मान्यता हो, उनको जब उन्होंने रद्द किया, उनका निषेध किया, विरोध किया, तो सामाजिक लोगों के अंदर क्या हो गया, विद्रोह पैदा हो गया। उसके बाद आया धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में ये आपका 1813 और 1833 की चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार की छूट दी, जबकि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में स्थायी रूप से बस जाने, गिरजा घर बनाने और धर्म परिवर्तन कराने की छूट दी गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण था। और ब्रिटिश लोग जो ईसाई लोग थे वो भारतीय धर्मों को निकृष्ट और बेकार बताते थे, कहा आपके धर्म की अच्छाइयां नहीं है, आपका धर्म अच्छा नहीं, हमारा धर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। और इस कारण से भारतीय जनमानस में धार्मिक विद्रोह पैदा हुआ। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत भारतीय परंपरागत रूप से चली आ रही संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो कि कृषि पर आधारित थी, उन्होंने नगद कृषि में बदल ली। उन्होंने नील की खेती, गन्ने की खेती, चाय की खेती, जूट की खेती, कपास की खेती, ऐसी खेतियां जो नगद क्रॉप्स के रूप में थी, कैश क्रॉप्स के रूप में थी, तो नगद कृषि के रूप में उन्होंने क्या किया, उनको अपना लिया। तो भारतीय जनमानस भूखों मरने की नौबत पर आ गया क्योंकि उनकी खाद्यान्न के लिए अनाज उपलब्ध नहीं था और अनाज मिलता तो बड़े महंगे दामों में मिलता था। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गई, चरमरा गई, ध्वस्त कर दिया उन्होंने। अब आर्थिक कारण की बात देखिए, अब प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में जब आप देखेंगे तो प्रशासनिक कारणों के अंतर्गत भारतीय लोगों को छोटे छोटे पदों पर यानी सूबेदार से बड़ा पद दिया जाता था और अंग्रेजों को हमेशा ही बड़े पद दिए जाते थे। एक कारण यानी योग्यता का कोई पैरामीटर नहीं था। दूसरा, भारतीय लोगों को समान पदों पर ही कम वेतन दिया जाता था, जबकि अंग्रेजों को बड़े वेतन दिए जाते थे। तो इस कारण से भी क्या हुआ, विद्रोह का मूल कारण प्रशासनिक कारण बन गया। अब चलते हैं अपन, इसके बाद है आपका न्यायिक कारण। न्यायिक कारण के अंतर्गत आप देखेंगे तो एक साधारण नियम बनाया गया कि कोई भारतीय योग्यता के आधार पर जज बन जाएगा तो भारतीय व्यक्ति को किसी भी तरह से अंग्रेजों के मामले सुनने का अधिकार नहीं होगा, पहला कारण। दूसरा, भारतीय लोगों को छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़े बड़े दंड दिए जाते थे, जबकि अंग्रेजों को बड़े अपराधों के लिए छोटे दंड दिए जाते थे। आपको शायद पता होगा, लॉर्ड जब रिपन आया तो लॉर्ड रिपन ने लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलर पेस एक्ट और एक एक्ट अलग से लेकर आया था, उस एक्ट को नाम दिया गया इलेवेंट बिल विधेयक। तो इलेवेंट बिल विधेयक के माध्यम से जब उसने भारतीय जजों को अंग्रेजों के मामले सुनने का अधिकार दिया तो श्वेत विद्रोह हो गया था। इस तरह से ये सारे कारण। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण जो था वो था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस के माध्यम से
देखिए आप चरी वाले कारतूस का मतलब था मंगल पांडे से। आप जब देखेंगे तो यहाँ बटालियनों का उल्लेख मिलेगा। 34 एनआई बटालियन का सैनिक मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में जब विद्रोह करता है, अपने अधिकारी की गोली मार कर हत्या कर देता है, तो उसको उसकी फांसी दे दी जाती है। उसके बाद पूरी बटालियन को भंग कर दिया जाता है। 34 एनआई बटालियन भंग हो गई। उसके बाद 3NC बटालियन थी घुड़सवार सैनिकों की, जिसमें 90 सैनिक थे। 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने जब कारतूस लेने से मना कर दिया, तो ये विद्रोह को, उन सैनिकों के विद्रोह को दबाने के लिए मेरठ ले जाया गया, उनका कोर्ट मार्शल किया गया। यहाँ पर 20 एनआई बटालियन एक पैदल सेना की बटालियन थी जो सफेद बटालियन थी, और 20 एनआई बटालियन के सैनिकों में जफर बख्त खान ने 10 मई 1857 को शाम को 5:30 बजे इस विद्रोह को अंजाम दिया। अर्थात 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ, प्रश्न आता है। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह एक तो 20 एनआई बटालियन से पहला, दूसरा 10 मई को, दूसरा आंसर हो गया। तीसरा है कि यह विद्रोह शाम को 5:30 बजे मेरठ से प्रारंभ हुआ है। तो प्रश्न प्रारंभ मेरठ से हुआ, किस तारीख को हुआ, 10 मई को हुआ, कितने बजे हुआ, 5:30 बजे हुआ, किस बटालियन में हुआ, आंसर हो गया 20 एनआई बटालियन। उसके बाद एक प्रश्न और आता है, बताइए इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो उस समय का नेतृत्व करता थे जफर बख्त खान, जिन्होंने फिर दिल्ली में आकर के बहादुर शाह जफर को उसका लीडर बना दिया, कहा कि ये भारत के सम्राट है, लेकिन इस विद्रोह को कुचल दिया गया। 1857 की क्रांति जब हो जाने के बाद, चूंकि 53 के एक्ट में प्रावधान कर दिया गया कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जा सकता है, तो उसके लिए फिर लाया गया 1858 का शासन, भारत परिषद। भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम इसके अंतर्गत क्या किया गया है। 1858 एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया गया। ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन के महाराज की क्राउन में हस्तांतरित किया गया। हस्तांतरित, ठीक है। अब ये हस्तांतरित हो क्या हो गया, कहां से, कंपनी का शासन। ये जो कंपनी का शासन है, कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित हो गया इस अधिनियम के द्वारा। ठीक, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु देखिए क्या किया गया। दूसरे बिंदु में किया गया, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। वायसराय, गवर्नर को वायसराय बनाया गया, और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे आप तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण क्या है। तीसरा बिंदु है कि कंपनी के निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर, ठीक है ना, ये समाप्त करो। अब नियंत्रक मंडल यानी कि ये निदेशक मंडल का 24 सदस्य 18 रह गया थे, 18 हो गया, ये समाप्त हो गया, और 6 सदस्य। अब उसके बाद देखिए, भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया। तो भारत सचिव का पद बन गया, भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद
15 सदस्यीय परिषद बनाई, किस नाम दिया गया? भारत परिषद। क्या नाम दिया गया? भारत परिषद। भारत परिषद। भारत परिषद के जो सदस्य थे उनमें से 8 सदस्य महारानी द्वारा, ब्रिटेन का जो भी क्राउन होता राजा, 7 सदस्य निदेशक मंडल द्वारा। क्योंकि कंपनी बनाई किसने थी? बोर्ड ऑफ लोगों ने। तो यहाँ जब निदेशक मंडल जो था, जिसको अभी बोला ये जो समाप्त कर दिया गया था, ये समाप्त तो हो गया, इसके अधिकार समाप्त हो गए, लेकिन इनको चुन करके 7 सदस्य भेजने का अधिकार नहीं गया। तो इस तरह से 7 सदस्य का निदेशक मंडल में आ गया। ठीक है, अब देखिएगा इस परिषद की बैठकों की अध्यक्षता, इस परिषद की जो भारत परिषद है, इस परिषद जो बनाई गई है, इसकी बैठकों की अध्यक्षता भारत सचिव करता था। भारत सचिव को इसकी बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार था। इसे विधि बनाने, भारत का बजट प्रस्तुत करने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ये सारे अधिकार किसके हाथ में आ गए? भारत सचिव के हाथ में आ गए। और वह परिषद के माध्यम से ऐसा करने लगा। परिषद में निदेशक मंडल और महारानी के 8 सदस्य इस तरह से ये बात होगी। यानी कि ब्रिटिश कंपनी समाप्त हो गई, कंपनी का सारा शासन ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित हो गया, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया, लॉर्ड कैनिंग बन गया। यहाँ पर कंपनी के निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद बना, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई, इसे भारत परिषद नाम दिया गया, जिसमें 8 सदस्य महारानी के और 7 सदस्य निदेशक मंडल द्वारा। इसके अलावा 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा। महारानी की घोषणा, ठीक है। महारानी की घोषणा आई, उसमें 3 बिंदुओं पर काम किया गया। पहला है ब्रिटिश भारत के लोग, ब्रिटिश भारत में वो संपूर्ण भारत, ब्रिटिश भारत, भारत ब्रिटेन का थी, ब्रिटिश भारत के जनमानस को ब्रिटिश नागरिकों के समान समझा जाए। ब्रिटिश नागरिकों के समान, अर्थात हम भारतीय लोग क्या बन गए? अंग्रेज लोग। सीधी सी बात है, ठीक है। हम भारतीयों को क्या कर दिया? महारानी ने घोषणा करके अंग्रेज बना दिया। कहा कि भारतीय जो ब्रिटिश भारत के लोग हैं उनको वो सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो ब्रिटिश नागरिकों को। पहला। दूसरा, भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों की भौतिक और नैतिक उन्नति, भौतिक और नैतिक उन्नति। भौतिक नैतिक से क्या मतलब? भौतिक माने हमारे सारे संसाधन, परिवहन साधन, ऊर्जा के संसाधन, कृषि संसाधन, खाद्य संसाधन, चिकित्सा संसाधन, ये सब भौतिक संसाधन, ठीक है, भौतिक संसाधन। नैतिक माने हमारे प्रति न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये क्या है? नैतिक संसाधन। तो भौतिक और नैतिक संसाधन के उपायों को लागू किया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण कहा कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के प्रति मूलवंश, जन्म स्थान, धर्म, क्या कहा? मूलवंश, जन्म स्थान, धर्म और रंग, ये 4 बिंदुओं पर जोर दे। रंग माने हम काले थे, भूरे थे, इसलिए धर्म का ईसाई था हमारा, हिंदू और मुस्लिम, ईसाई हम पारसी थे यहाँ पे। तो हम यहाँ पर मूल में क्या थे? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन। तो उन्होंने अपने धर्म से भिन्न कर दिया। स्थान, अब स्थान बार बार क्यों आता है? इसलिए आता है यहाँ पर स्थान क्योंकि हम भारतीय थे, वो ब्रिटिश के लिए बात कर रहे हैं। मूलवंश भी ये कहा गया भारतीय मूलवंशों की किसी भी जगह के। तो ये क्या आधार हो गया? इन 3 आधारों पर उन्होंने अपनी घोषणा को ले लिया। इस तरह से 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया और संपूर्ण सत्ता ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी गई। ठीक, अब जरा देखते हैं आपके लिए 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम, ठीक, जो 1861 का अधिनियम है, ये जो आपका है, इस अधिनियम को अपन इसके 3rd पार्ट में बात करें, ठीक है। 3rd पार्ट में माने अभी नेक्स्ट जो क्लास में होगा उसमें।
तो ज्यादा लंबी क्लास में आपको भी दिक्कत होगी। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे टाइम में आप अच्छी चीजों को तैयार करें, अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो यहां से मैं आपके लिए थर्ड में लगभग कंप्लीट कर दूंगा सारे क्लासेस। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें और आपका इसमें मिलता है।